नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने सीरिया के कई सारी साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया गया है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इस चीज़ की जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि जो सीरिया का और बशर अल असद का, क्योंकि उनकी सरकार गिर चुकी है, वहाँ पर रिबल्स ने पूरा कब्जा ले लिया है, तो बशर अल असद का और केमिकल वेपन्स का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसीलिए इजराइल भी काफ़ी कंसर्न्ड है कि ये चीज़ें गलत हाथों में ना चली जाएँ। गोलान हाइट्स को लेकर के कंसर्न्ड है। ये सारी चीज़ों के ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक रिसेंटली हमें देखने को मिली है वो क्यों हुई है एक्चुअल में, और 1974 का वो अग्रीमेंट जो एक टाइम पर साइन हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच में, उसका क्या हाल है और वो अग्रीमेंट अब ब्रेक हो चुका है पूरी तरीके से। तो एकदम नया फ्रंट खुल चुका है और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी जिटरीनेस है उनमें इस पूरे मिडिल ईस्ट में, खास तौर से सीरिया की प्रॉब्लम को लेकर के। बिकॉज अभी बहुत लोग ये तो कह रहे हैं कि हाँ सिविल वॉर खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सिविल वॉर खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअल में वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होंगी कुछ टाइम में, वो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हो चुके हैं और शायद कोई भी ऐसी पहली एडटेक कंपनी अनअकैडमी जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो इस माइलस्टोन को हम आपके साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ इस इवेंट में, यानी कि अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट में, अनफाइनाइट ड्रीम्स अनफाइनाइट इम्पॉसिबिलिटीज, इस इवेंट में आप हमारे साथ जुड़िए। 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे ये इवेंट कंडक्ट किया जाएगा। बस सिंपली आपको इस इवेंट में लाइव ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि अपना यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब पर सर्च करना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। जैसे आप यूट्यूब पर ये सर्च करोगे वैसे ही आपको सबसे नंबर 1 पे हमारा चैनल दिखाई देगा और इस चैनल के होम पेज पर ही आपको यहाँ पर ये इवेंट क्रिएटेड दिखाई देगा। फिर ये जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इस पर आपको नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है, तो जब भी ये इवेंट लाइव होगा आपके पास नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी। अब ये इवेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे रिवील्स हैं जो इस इवेंट में बड़े बड़े होने वाले हैं, प्लस इसमें आपको बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सिर्फ इस इवेंट में जुड़ने मात्र से आपको ये रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, प्लस आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपके फेवरेट, वो तो यहाँ पर मौजूद होंगे ही। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो हुआ क्या है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी है और लगभग कहा जा रहा है कि 53 साल बाद जो असद फैमिली का जो पूरा रूल था सीरिया के ऊपर वो ख़त्म हुआ है। बशर अल असद और उसके पहले उनके फादर हाफिज अल असद, उनका पूरा रूल जो है वो ख़त्म हुआ है। आपने मूर्तियाँ वो गिराते हुए लोगों को देखा ही है। वो सारे स्टैचूज़ जो है उनको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया है जगह जगह पर। बशर अल असद के भाई के जो स्टैचूज़ थे उनको भी तोड़ दिया गया है। जैसे ये चीज़ हुई है और दमास्कस के ऊपर पूरा कब्जा इन रिबेल ग्रुप्स ने लिया है, वैसे ही क्या हुआ है कि इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक करी है कई सारी साइट्स पर। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो अभी नए वाले डिफेंस मिनिस्टर हैं गिडियन सार, उन्होंने कहा है कि हमने ये जो अटैक किया है ये एक्चुअल में केमिकल साइट्स, जो केमिकल वेपन साइट्स हैं, जो कि कहा जाता है बशर अल असद के पास बहुत बड़ा आर्सनल था केमिकल वेपन्स का, उनको टारगेट करने के लिए किया है, क्योंकि ये साइट्स हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। अब ये साइट्स उनके लिए डेंजरस क्यों हो सकती हैं, इसके पीछे का आप कारण समझना हुआ क्या था। तो सीरिया में ये सिविल वॉर जो है 14 साल से चल रहा है। अब 14 साल से जब ये सिविल वॉर सीरिया के अंदर चल रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि बशर अल असद की सरकार तो यहाँ पर गिर चुकी है, लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी। तो HTS अलायंस जब आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक तो अल नुसरा फ्रंट इसमें मौजूद है। अल नुसरा फ्रंट की जिहादिस्ट आइडियोलॉजी है और ये एक समय पर अलकायदा के साथ मिल करके काम करते थे अल नुसरा वाले। बाद में उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था। तो एक तो ये हो गए, इनकी आइडियोलॉजी खुद ही नहीं मिलती। और दूसरे जो ग्रुप है वो टर्की बैक्ड ग्रुप है वहाँ पर, जो टर्की बैक्ड सीरियन आर्मी है, तो वो है इसके अंदर। अब इन दोनों में आपस में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के और पावर शेयरिंग को लेकर के। जाहिर सी बात है एक समय के बाद इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही और टेरिटरी शेयरिंग को लेकर भी आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो खास तौर से जो टर्की बैक्ड रिबेल ग्रुप है अल नुसरा फ्रंट भी अब हो सकता है कि ICC अलकायदा के साथ जाकर के आगे मिल जाए। पहले मिल चुका है तो आगे भी मिल सकता है उनके साथ। और दूसरी तरफ ये जो रिबेल बैक्ड बाय टर्की हैं ये कहीं इजराइल से बदला ना लेने लगे टर्की के प्रेशर में आकर के। इसलिए जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो केमिकल वेपन्स है ये इनके हाथ लग जाएं। इस वजह से अभी भी सीरिया के अंदर एक स्प्लिट देखने को साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो आज भी सीरिया में बहुत अच्छी टेरिटरी होल्ड करते हैं। कुर्द्स के बारे में तो मैं कई बार आपको बता ही चुका हूँ, उनके पास भी अच्छी खासी टेरिटरी है। ये सारे छोटे छोटे जो रिबेल ग्रुप्स हैं इनके पास भी अच्छी खासी टेरिटरी है। तो इनमें आपस में तो लड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो लैंड शेयरिंग को लेकर के, पावर शेयरिंग को लेकर के आपस में लड़ाई होनी ही है। तो सीरिया का सिविल वॉर अभी आप पूरी तरीके से एंड हो गया है, इसमें नहीं कह सकते। और इसी चीज़ को लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में काफ़ी जिटरीनेस आपको देखने को मिल रही है।
उसके बाद आप देखोगे तो इजराइल का कंसर्न पर अगर आते हैं तो इजराइल का एक्चुअल में कंसर्न क्या है। तो हुआ क्या था, आप अगर इतिहास में जाओगे तो इजराइल और सीरिया का जो वॉर है वो यॉम किपर वॉर एक्चुअल में अगर आप देखो तो एंड कब हुआ था, तो 1974 का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब जब गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था पूरा इजराइल ने, तो फिर एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ 1974 का सीज फायर अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से सीरिया और इजराइल में लंबे समय तक शांति रही। इसके बाद तो शांति ही रही, कभी कुछ नहीं हुआ। तो इजराइल और सीरिया का ये अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हुआ क्या कि ये अग्रीमेंट ब्रेक हो गया 2024 के अंदर में। 2024 में ब्रेक कैसे हुआ, एक घटना हुई थी 2024 के अप्रैल में, अगर आपको याद होगी, कि इजराइल ने वहाँ पर सीरिया के अंदर ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया था और कई लोगों की उसमें जान भी गई थी। दो तीन IRGC के कमांडर्स भी उसमें मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया था उसका। उसी के बाद तो ये पूरा एस्केलेट हुआ था, वो हमास और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट था और उसमें ईरान डायरेक्टली एंटर किया था, उसी के बाद हुआ था ये घटना। तो जैसे ही इजराइल ने वो अटैक किया था अप्रैल 2024 में, ये जो 1974 का सीज फायर अग्रीमेंट था ये ब्रेक हो गया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल इजराइल के लिए यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर टर्की बैक्ड जो ग्रुप है वो आकर के खड़ा होता है सीरिया में, तो उसके पास इजराइल को लेकर के क्या पॉलिसीज होंगी। अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो इजराइल के तरफ कैसी होगी, क्या वो इजराइल को फेवर करेंगे? बिल्कुल भी फेवर नहीं करने वाली हैं, क्योंकि सुन्नी आइडियोलॉजी की जब गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तो वो तो और ज़्यादा एंटी इजराइल होंगे, जाहिर सी बात है। शिया तो फिर भी थोड़े बहुत, जो शिया गवर्नमेंट थी वो तो फिर भी थोड़ी बहुत जो थे वो इस चीज़ में मतलब लिबरल थे, लेकिन सुन्नी बेस्ड गवर्नमेंट आएगी तो और ज़्यादा इजराइल के खिलाफ होगी, बाय मीन्स ऑफ रिलीजन एंड बाय मीन्स ऑफ एवरीथिंग। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इजराइल जो है वो इतना जिटरी हो रहा है। और इसीलिए इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक्स कही और कहा कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर जो कोई भी सिक्योरिटी, इजराइल की सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी वहाँ पर कंसर्न हो, और इसीलिए हमने केमिकल साइट्स के ऊपर अटैक करके उन केमिकल्स को ख़त्म करने की कोशिश करी है कि अगर ये ग्रुप्स पावर में आ भी जाते हैं, एंटी इजराइल हो भी जाते हैं, तो ये इजराइल का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नुकसान ना कर दें जिसके लिए इजराइल को पे करना पड़े। जैसे हमास को हल्के में लिया, हमास ने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इजराइल का, अभी तक वो झेल रहे हैं उस नुकसान को। तो ये इजराइल ने इसीलिए ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं कि वो इंपॉर्टेंट जो आर्सनल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए जो बशर अल असद के पास था। अब बशर अल असद की खुद की जो कहा जाता है कि एक उनके पूरा इतिहास है जो चला आ रहा है, वो इतिहास क्या है केमिकल वेपन से रिलेटेड। तो ये इतिहास एक्चुअली में 2013 में सामने आया था सबके सामने कि एक गैस अटैक हुआ था जिसमें कई हज़ारों लोग जो है उस गैस अटैक में मारे गए थे। एक्चुअल में ये एक सिटी है छोटी सी जिसका नाम है गोटा, और गोटा सिटी का गोटा केमिकल अटैक कहते हैं उसको। तो हुआ क्या था कि 2011 में अरब स्प्रिंग हुई थी और उसके बाद रिबेलियन शुरू हुआ, बशर अल असद को गिराने की कोशिश, और पूरा वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सीरिया के अंदर शुरू हुई। 2 साल में वो रिबेलियन जो है वो कई शहरों तक पहुंच गया। वैसे ही एक गोटा शहर था, छोटा सा शहर था, वहाँ पर भी रिबेलियन शुरू हो गया था। उसको दबाने के लिए बशर अल असद ने क्या किया कि पहली बार इस पूरे सिविल वॉर में उन्होंने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था, और गोटा शहर में उन्होंने 2 मिसाइल्स मारी 21 अगस्त 2013 को, और उन दोनों मिसाइल्स में उन्होंने कहा जाता है कि केमिकल एजेंट सारिन का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड था जिसको सिर्फ इनहेल करने मात्र से आपकी जान जा सकती थी। उस कंपाउंड की मदद से उन्होंने उस मिसाइल में वो गैस अटैक कर दिया, और उससे क्या हुआ कि कम से कम बताया जाता है कि 2000 लोगों की डेथ हो गई सीरिया में। उसके बाद बहुत इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था सीरिया के बशर अल असद के ऊपर कि आप गैस अटैक का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप उस समय की तस्वीरें देखो तो ऐसी तस्वीरें उस टाइम की हैं, मतलब बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें उस टाइम की। आप जा करके गोटा केमिकल अटैक सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर की तस्वीरें मिल जाएंगी जो उस समय पर लोग मारे गए थे। वो 2000 के करीब संख्या थी, कितने लोग का तो पता भी नहीं चला। ये समस्या एक हुई थी जो कहा जाता है। तो इस पूरे मतलब जो इंसिडेंट है इसके बाद ये पता चल गया था कि बशर अल असद के पास एक्चुअल में केमिकल वेपन्स मौजूद हैं, और वही केमिकल वेपन्स इजराइल के लिए इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर यह अटैक किया हुआ है। अब इसीलिए एक अटैक, इसी से रिलेटेड एक अटैक हुआ, वो एयरपोर्ट के ऊपर हुआ था संडे को। एक मेज़े मिलिट्री एयरपोर्ट है जो साउथ वेस्ट एरिया में है डमास्कस के, वहाँ पर जस्ट अटैक हुआ, और
कहा जा रहा है, तो इस पे इल्ज़ाम ये लगा कि इजराइल ने अटैक किया। हालांकि इजराइल ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि हमने एयरपोर्ट पर हम क्यों अटैक करेंगे, हमारा क्या लेना देना है, एयरपोर्ट पर हमारा कोई अटैक नहीं हुआ है। हमने हाँ अटैक किया लेकिन केमिकल साइट्स के ऊपर अटैक किया, बाकी कहीं कुछ नहीं किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बताया था कि अनअकैडमी जो है उसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट में आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर 10 को शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। ज़रूर से ज़रूर इस इवेंट में हमारे साथ लाइव जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।